गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो अभी सीरीज शुरू किए हैं वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, जहां में से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग अभी तक 2 साल का जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन बैंक हम लोग 2020 का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारा कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं, 2019 का भी कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग 2018 का क्वेश्चंस बैंक को सॉल्यूशन करने वाले हैं कि 2018 में कितने टाइप का क्वेश्चन और कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, चलो। तो जो भी बच्चे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे उसे जाओ और पहले देख करके आओ, ताकि तुम्हें पूरा पता चल सके कि आखिर हमारा कोई किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का क्वेश्चन आने के हम लोग चांसेस रहता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन बैंक का सॉल्व किए और बिना मॉडल पेपर का सॉल्यूशन किए हुए आप बोर्ड एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हो। अगर ये दोनों को इग्नोर करके जाओगे तो तुम वहाँ पे अच्छा तरीक़ा से बेटर रिजल्ट नहीं कर पाओगे। इसी वजह से दोनों चीज़ कर करके जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसी चलते तुमको पहले प्रीवियस ईयर्स को देख करके ही जाना पड़ेगा। इसी चलते हम यहाँ पे सीरीज लेकर के आए हैं, जिससे तुम लोग अपने आप को एनालाइज कर सको कि आखिर हमारा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और इसका आंसर हम लोग किस तरह से देंगे। ठीक है, चलो। जैसे कि देख रहा है कि 2018 में क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल पूछा था वो क्या पूछा था। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इथाइल क्लोराइड है, जिसको हम लोग रिएक्शंस करा रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन था तो चल गया वहाँ पे क्या चीज़, आयोडीन। और ये रिएक्शंस होता है, ये रिएक्शंस आखिर क्या है, तो तुम लोग जानता है ये कहीं ना कहीं हम लोग को क्या हो रहा है, तो हैलोजन ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग को हैलोजन ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है। और ये मेथड हम लोग पढ़े थे 2 जगह से, एक पढ़े थे फिंकलस्टीन और एक पढ़े थे हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन। अब यहाँ पे बताना है कि आखिर ये रिएक्शंस जो है वो आखिर है क्या, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ के आए हैं, हेलो एल्किन एंड हेलोरिन में। तो तुम बताओ कि आखिर इसका क्या होता है। तो तुमको बताए थे शॉर्ट तरीका कि एक होता है फिंकलस्टीन, एक होता है स्वार्ट्स। हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक होता है NaI और एक हम लोग जानते हैं AgF, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि फिंकलस्टीन में ये जाएगा कि स्वार्ट्स में ये जाएगा, किस में क्या जाएगा। तो हम तुम लोग को बताए थे कि देखो फिंकलस्टीन में F से शुरू होता है तो इसका मतलब F वाला उसमें नहीं जाएगा, अपोजिट होता है। इसका मतलब अगर NaI कहीं अगर उसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड को तो समझ जाना वो फिंकलस्टीन है, और अगर AgF के साथ अगर कर रहे हैं तो उस समय समझ जाना वो क्या है, स्वार्ट्स रिएक्शंस है। तो ये हम बताए थे शॉर्टकट तरीका जिससे तुम पहचान सको, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसमें क्या रहता है, कन्फ्यूजन होते रहता है। तो चलो अब यहाँ पे देखो क्या है, तुम्हारा NaI है और NaI किस में चल जाएगा, फिंकलस्टीन में। अब यहाँ पे देखो A नंबर में क्या लिखा है ऑप्शन में, ओर्ज रिएक्शन, जो कि होगा नहीं, फिटिक रिएक्शन होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो फिंकलस्टीन, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा सही आंसर, फिंकलस्टीन। ठीक है, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जो कि डायरेक्टली देख रहे हैं कि बहुत आसान सवाल पूछता है। तो इसी चलते अगर मेरा नोट्स को तुम फॉलो करोगे, मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे तो तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑर्गेनिक का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, चाहे तुम्हारा फिजिकल का हो। ठीक है, क्योंकि मैं उसी अकॉर्डिंग से तुम लोग को एनालाइज करने के बाद ही लेक्चर्स बनाता हूं, ताकि तुम लोग को एक भी क्वेश्चन इधर उधर ना जाए और जो भी पढ़ो वो सटीक हम लोग को एग्जाम के व्यू से हम लोग को वहां पे आ जाए। ठीक है, तो इसी चलते हर एक लेक्चर्स को तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट जरूर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये क्या है, तो इथेनॉल क्लोराइड है, जिसको हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्शंस कर रहा है। तो जो हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है A, अब हम लोग को बताना है कि ये चारों ऑप्शन में तुम्हारा प्रोडक्ट जो A बन रहा है वो कौन सा होगा। तो सबसे पहले इसका रिएक्शंस हम लोग देखो, तुम ऐसा रिएक्शंस बहुत बार कर चुका है। यहाँ पे देख रहा है इथेनॉल क्लोराइड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl। इस ये होता है हम लोग को एसिड क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन का है, इसी चलते उसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल क्लोराइड बोलेंगे। ठीक है, अब इसको रिएक्शंस कर रहा है किसके साथ, तो इथेनॉल के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा HO और यहाँ पे हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा CH3, इसके साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो इसके पास होता है लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर जाके क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये बॉन्ड ऊपर जाता है, फिर ये रिटर्न आ जाता है डबल बॉन्ड, क्योंकि और ये जैसे ही डबल बॉन्ड में फिर से टूट के आता है तो ये क्या होता है, लिविंग ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्लोरीन क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे देख रहे हैं CH3 है,
तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, CH3। यहाँ पे कार्बन था तो यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो इसके पास देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी जोड़ देंगे। अब इधर देखो तुम्हारा क्या है CH2 और CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अब देखो ये ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से Cl- तुम्हारा घूर रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है Cl- बाहर में घूम रहा है। अब यहाँ पे होगा क्या, ये तो पॉजिटिव है तो ये अपना बैलेंस करना चाहेगा, तो ये बॉन्ड को क्या करता है तोड़ देता है, और ये H+ निकल करके इस Cl- के साथ मिल के क्या बन जाता है, यहाँ से HCl बन जाता है। तो ये पॉजिटिव भी खत्म हो जाता है और यहाँ से H भी खत्म हो जाता है। तब फाइनल जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो हम लोग को ये बनता है। और हम बताए थे कि इस तरह का स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर। अब ये ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ईस्टर का जो नाम लिखते हैं वो हम लोग किस तरह से यहाँ पे लिखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन के बाद जो भी रहता है, जैसे मान कर चलो एक कार्बन का रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, अगर मतलब एक कार्बन का तो मिथाइल, दो कार्बन का तो इथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइल। अभी देखो यहाँ पे क्या है, तो अभी दो कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इथाइल लिखेंगे। चलो इथाइल लिख दिए। अब हम लोग देखते हैं कि इधर जितना नंबर का कार्बन रहता है, तो जितना नंबर का कार्बन रहता है उतना नंबर लिख करके और उसके लास्ट में सिर्फ क्या लिख देते हैं, OATE। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं दो कार्बन, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं हम लोग, इथेन। तो यहाँ पे इथेन और उसमें OATE जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग ईस्टर के लिए वही हम लोग लास्ट में लिखते हैं सब, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, OATE, ठीक है। तो ये हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे बताओ कि इसका नाम क्या हो गया, इथाइल इथेनोइट। अब इसका देखो कि इसका नामकरण यहाँ पे क्या है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यही। और इस तरह का एग्जांपल हम लोग को जहाँ पे दिया होगा ऑप्शन, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे देख रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इसमें देखो ऑप्शन मिथाइल इथेनोइट, तो होगा ही नहीं। इथाइल इथेनोइट तो बिल्कुल, और यहाँ पे क्या है, इथाइल मिथेनोइट, तो तुम्हारा सही कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ पे देखा इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, और ये दो कार्बन के लिए इथाइल होगा और इधर के लिए क्या होगा, इथेनोइट होगा। तो यही होगा इथाइल इथेनोइट। क्या तुम्हें समझ में आ गया। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब ये तुम्हारा क्या है, तो नेमिंग रिएक्शन से है, और ये नेमिंग रिएक्शंस तुम पहले भी पढ़ चुका है। क्या है देखो, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे बोल रहा है जो तुम्हारा एसिड क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये जो रिड्यूस होने का जो प्रक्रिया है, ये आखिर हम लोग को कौन सा रिएक्शन होता है। तो तुम पढ़ा है कि जो रोजेनमंड जो रिएक्शन होता है, कौन सा, रोजेनमंड रिएक्शन, उसी में हम लोग क्या करते थे, एसिड क्लोराइड को हम लोग रिएक्शंस करते थे किसके साथ, तो H2 के साथ, और प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4, ये सब देखा था ना। अरे किसके प्रेजेंस में करते थे, प्लेटिनम और BaSO4 के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शंस करते थे तो हम लोग को क्या होता था, वो रिड्यूस हो जाता था, और रिड्यूस होने के बाद हम लोग को क्या बना देता था, एल्डिहाइड बना देता था, ठीक है। तो तुम्हारा ये ऊर्ज रिएक्शंस नहीं होगा, फिटिक रिएक्शंस तो होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाता सही, रोजेनमंड। तो ये तुम्हारा क्या है, नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्टली इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसी चलते तुमको जितना नोट्स बताए हैं, जितना कुछ तुम लोग को समझाएं, वो सारा कुछ अगर याद रहेगा तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें आसान लगेगा, ठीक है। खास करके तुम तो नेमिंग रिएक्शंस को अच्छा तरीका से लिख ही लेना, समझ में आ गया। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है उसको 1 या 2 पेज में लिख लेना और उसको याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्टली तुम देखता है कि हर एक साल तुमको क्या रहता है कि उसमें शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए आता है, और उसका जितने भी तुम्हारा क्वेश्चंस रहते हैं, जितने भी रिएक्शंस, वो डायरेक्टली क्वेश्चन में देखने को मिल ही जाते हैं, जैसे कि अभी देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब ये क्वेश्चंस इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस तुम्हें नहीं बताए थे चैप्टर्स पढ़ाने के दौरान। तो इस तरह का क्वेश्चंस अगर आएगा, जैसे कि ये वाला रिएक्शंस, तो इसको तुम याद रख लेना, क्योंकि पूछेगा तो सिर्फ यही एग्जाम्पल पूछेगा, इससे हट के नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर इस तरह का एग्जाम्पल दिया साइनाइड से और इस तरह का दिया, तो तुम्हारा बस सेम यही जो रिएक्शंस लिखा हुआ, यही रिएक्शन तुम्हारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शंस हम लोग पहले नहीं पढ़ा है तुमको अमीन चैप्टर में, इसी चलते तुम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं CN है, इसका मतलब हम लोग को साइनाइड है कि नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, तुम नाइट्राइल यहाँ पे बोल सकता है, अल्काइल नाइट्राइल। तो अल्काइल नाइट्राइल को अगर रिएक्शंस करते हैं सोडियम और इथेनॉल के साथ, तो जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग को अमीन बन जाता है। क्या हो जाता है, अमीन बन जाता है। अब ये एक तरफ से बोल सकते हैं ये रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस। अब रिड्यूस होने का मतलब इसमें भी हाइड्रोजन चल जाता है, या नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो वो
क्या बन जाता है, हम लोग को अमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? अमीन। तो इसका अगर रिएक्शंस की बात करोगे तो तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सो। और ये जो स्पेशल मेथड्स है और बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कार्बन को बढ़ा करके हम लोग अमीन का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, तो CH3 और यहाँ पे क्या है, CN। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग रिएक्शन जब कर रहे थे किसके साथ, तो सोडियम के साथ और इथेनॉल के साथ, मतलब C2H5OH, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 है तो यहाँ पर तुम्हारा CH3 भी रहेगा। यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड जो टूटता है दोनों तरफ, फिर क्या होता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाता है। इसका मतलब यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाता है, NH2 हो जाता है। तो ये रिएक्शंस होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये रिएक्शंस की, ये रिएक्शंस आखिर होता क्या था कि अगर हम लोग साइनाइड वाला में अगर हम लोग सोडियम और इथेनॉल के साथ रिएक्शंस करा देते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या होता है, तो अमीन का निर्माण होता है। इसी तरह से तुम्हारा क्या होता था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वगैरह का अगर यूज करते थे तो उसमें भी सेम प्रोसेस काम होता रहता था रिड्यूस होकर के, ठीक है। तो ये रिएक्शंस तुमको नहीं बताए थे वहाँ पे, तो इसको तुम याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। और साथ ही साथ इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यही क्वेश्चन आएगा, रिपीट हो सकता है यही क्वेश्चन, ठीक है। तो क्योंकि इसी तरह का जैसे कि वहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का बताए थे रिड्यूस कैसे करता है, तो उस तरह का क्वेश्चन तुम पता कर लिया है कि कैसे उसमें रिड्यूस होता है, कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो ये क्वेश्चन तुम याद रख लेना कि आखिर ऐसा हम लोग को मतलब कि ये रिएक्शन आएगा तो इसका प्रोडक्ट आखिर हम लोग को बनता क्या है, सो ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। तो इसी चलते यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसको भी तुम थोड़ा स्पेशल तरीका से इसको देख करके जाना क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो तुम घबरा ना जाओ, ठीक है। चलो अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो राइट IUPAC नेम ऑफ ये वाला कंपाउंड का। अब इसको सबसे पहले स्ट्रक्चर्स को बना लो। तो यहाँ पे देखो CH3 है तो इसको कैसे लिखेगा, CH3, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे देखो C2H5 दो गो है तो इसका मतलब इधर भी हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज़, C2H5 हो जाएगा और इधर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा और इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, CH2 और इधर क्या हो जाएगा, Br। अब इसका नाम लिखने में बहुत कोई गलती कर देगा, क्या कि कैसे गलती करेगा, तो वो लॉन्गेस्ट चेन को पहचानने में गलती कर देगा। अब यहाँ पे देखो तुम काउंटिंग करेगा यहाँ से या तो फिर यहाँ से, कहाँ से करेगा, तो तुमको सदैव यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि ये तो छोड़ नहीं सकता है। इसी चलते यहाँ पे काउंटिंग करोगे, देखो 1 2 इधर जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 2 तो 4 हो जाएगा। इधर से भी चलोगे, इधर से जाओ चाहे ऊपर से नीचे आओ तो बात सही हो जाएगा, कहीं से भी जाओ तो एक ही बात हो जाएगा। तो तुमको जो चलना पड़ेगा वो इस तरह से चलना पड़ेगा, मतलब कि ये जो बन रहा है यही तुम्हारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन। मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, 3 और 4 वहीं चल जाएगा क्योंकि 2 कार्बन है। अब यहाँ पे ये दोनों जो बच्चा है ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रांच। अब ब्रांच हो जाएगा तो इसका नामकरण कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो एक कार्बन के लिए मिथाइल लिखते हैं, M से शुरू होता है, और 2 कार्बन के लिए इथाइल होता है जिसको E से लिखते हैं। अब तुम बताओ कि सबसे पहले, और ये जो ब्रोमीन है ये भी हम लोग को क्या करते हैं, तो पहले लिखाता है क्योंकि ये भी हम लोग को प्रीफिक्स से जैसा काम करता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये हम लोग को B से शुरू हो रहा है, E से, और ये क्या चाहिए, M से। सबसे पहले कौन आता है, B, तो B का नाम लिखेंगे पहले, और कितना पोजीशन में आ रहा है, एक पोजीशन में, तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे कि 1 पे तुम्हारा क्या है, ब्रोमो है। क्या चीज़ है, ब्रोमो। उसी तरह से देखो 2 पोजीशन में पहले मिथाइल को लिखेगा कि इथाइल को, पहले इथाइल को लिखना पड़ेगा, तो 2 पोजीशन में तुम्हारा क्या है, इथाइल है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, इथाइल लिखेगा। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पोजीशन में ही तुम्हारा क्या है, एक कार्बन, मतलब मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या चीज, 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का बना है, 4 कार्बन का, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन लिखते हैं। तो इस तरह से इसका क्या होता है, नेमिंग, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को होता है IUPAC नेम। तो इस प्रकार से हम लोग देखें जितने भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा रहा था वो सारा का सारा हम लोग कवर कर लिए। तो ये हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक यहाँ पे देख रहा है बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चन था जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है जो कि 1 मार्क्स में। तो यहाँ पे जितने भी हम लोग क्वेश्चन देखे कितना है, 2 4 1 5, तो 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गेस्ट हम लोग को वहाँ पे क्वेश्चन में जो हम लोग 3 नंबर में पूछता है, जो हम लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। चलो इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तुम खुद से बना सकते हो, बहुत ही आसान सवाल पूछा था, वो भी 3 नंबर में, 1.5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ क्या है, तुम इसको नहीं बना पाएगा, कितना आसान है। कंप्लीट द फॉलोइंग
अब यहाँ पे रिएक्शंस को कंप्लीट करो। देखो यहाँ पे ये दोनों का दोनों क्वेश्चंस तुमको बता चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगर इसको बोला जाए तो हेलो एल्किन हेलो अरीन में ही तुमको चैप्टर्स में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसमें होगा क्या से देखो, अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड को अगर KOH को अगर एक्वस के साथ करते थे तब हम लोग को ब्रोमीन के जगह में OH लग जाता था। लेकिन वही अगर हम लोग अल्कोहलिक में लेते हैं तब हम लोग को क्या होता है कि ये ब्रोमीन तो हट ही जाता है, साथ ही साथ उसका एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन निकल जाता है, और ये दोनों वाला कार्बन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 था, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी क्या है, CH2। और यहाँ से जो ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन यहाँ पे K के साथ मिल करके क्या बना देता है, KBr, और OH मिल करके और इसका हाइड्रोजन मिल करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो हम लोग को साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को मेन प्रोडक्ट से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो ये हम लोग को बन गया, ये हम लोग को क्या बन गया, इथीन बन गया, ये हम लोग को क्या है, इथीन है, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग को प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। अब इसमें देखो बी नंबर में क्या है, तो यहाँ पे देख रहा है इथाइल क्लोराइड है, जिसको हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग देख रहे हैं आयंस के साथ हम लोग को रिएक्शंस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है तुम जानता है कि सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे कार्बन के पास जाएगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद यहाँ से जो Cl है, Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलेगा तभी क्या होगा, यहाँ पे देखो इसको तोड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2। तो यही कार्बन पे जाकर के क्या किया है, वो अटैक किया है, और अटैक करने के बाद क्लोरीन तो निकल गया, तो जुड़ा उसके साथ कौन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, और इसके साथ क्या है, मतलब 2 गो कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो ईथर का हो रहा है। किसका हो रहा है हम लोग को, ईथर का। किसका हो रहा है, ईथर का। तो इस तरह से हम लोग देखें इसका साइड प्रोडक्ट लिखेगा तो Na, और यहाँ से Cl मिला के क्या बना देगा, NaCl। तो वो तुम लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है। तो तुमको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो बनता है उस साइड प्रोडक्ट को ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो तुम देख रहे हैं कि A नंबर में तुम्हारा इथिन बना और इसमें क्या बन रहा था, ईथर। तो इस तरह का तुमको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में भी देखे थे इसको ईथर वाला में, और यहाँ पे हम लोग हेलो अल्केन में भी देखे थे इसका रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, कि अगर अल्कोहलिक OH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, अगर इसके साथ हम लोग करेंगे तब हम लोग को क्या बनेगा, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 27 में है, ये है तुम्हारा कन्वर्जन, और इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सो देखो क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग को करना है, कहाँ से कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड। तो इससे उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलो सभी को एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है ए नंबर में देख रहा है इथाइल अल्कोहल, कहने का मतलब CH3 CH2OH। इससे हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को पहुंचना है इसमें CH3 CH2, और यहाँ पे क्लोराइड बोल रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl। इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड में जाना है, तो तुम जानता है इसके लिए कि कुछ नहीं करते हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली HCl से हम लोग क्या कर दो, रिएक्शंस कर दो। तो यहाँ पे हम लोग SN1 रिएक्शंस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है H प्लस जा करके, मतलब यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस होता है, कि ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है वो लोन पेयर जाता है H प्लस के साथ, यहाँ पे कंबाइन होता है। कंबाइन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 3 गो बॉन्ड हो जाता है, तो इसी चलते अनस्टेबल फील करता है, तो उसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ता है, जैसे इस तरह से होता है। चलो इसको भी बता देते हैं, हालांकि एक ही स्टेप में बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, CH3 CH2, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से तुम्हारा हाइड्रोजन, और यही जो लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ऐड कर लेता है, मतलब कि तुम्हारा क्या हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड बना दिया है इसी चलते। अब ये अनस्टेबल फील करता है, तो इधर से क्या करता है, ये बॉन्ड को तोड़ देता है, बाहर निकल जाता है H2O। तो ये जो बनता है वो क्या बन जाता है, तो CH3 CH2, और इसके ऊपर क्या हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकटायन का फॉर्मेशन करता है, तब लास्ट में फिर Cl माइनस आता है इसके साथ जुड़ करके और बना देता है क्या चीज़, तुम्हारा इथाइल क्लोराइड। तो इतना लंबा हम लोग नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में हम लोग ये वाला अक्षर बता देंगे कि जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इथाइल अल्कोहल को अगर HCl के साथ रिएक्शंस करेंगे तो हम लोग को इथाइल, हम लोग को क्लोराइड मिल जाएगा। क्या समझ में आ गया यहाँ पे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इथाइल अल्कोहल है, और ये हम लोग को क्या है, तो इथाइल
क्लोराइड है, क्या चीज़ है, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर में। अब बी नंबर थोड़ा सा तुमको समझने की ज़रूरत है, इसमें भी तुम क्या करो, स्टार मार्क लगा दो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको कैसे हम लोग कन्वर्जन करें। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, एसिटिलीन से हम लोग जाना है किसमें, एसिटल्डिहाइड में। तो एसिटिलीन कहने का मतलब हो जाता है यहाँ पे CH और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे CH। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिलीन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ से जो हम लोग को पहुँचना है वो हम लोग को पहुँचना है किसमें, तो एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड कहने का मतलब क्या हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। तो इसमें हम लोग को बदलना है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक हम लोग कैसे जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए दो प्रोसेस होता है। सबसे पहले, हालांकि एक ही प्रोसेस है, तुमको समझाएंगे, लेकिन इसमें दो स्टेप में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं सो देखो, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग कोई भी एसिडिक माध्यम ले लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। और साथ ही साथ तुमको क्या करना पड़ता है यहाँ पे, तो HgSO4 से यहाँ पे रिएक्शंस कराते हैं। तो इस समय तुम्हारा क्या होता है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड टूटता है। टूटने के बाद क्या करता है, तो एक कार्बन के ऊपर जाकर के ऑक्सीजन बैठ जाता है और एक तरफ क्या होता है, हाइड्रोजन बैठ जाता है। मतलब कि तुम्हारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, मान के चलो इधर हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों तरफ सेम सेम है तो कहीं भी बैठा होता है, तो इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, तो O, यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन चल जाता है, OH चल जाता है, क्या हो जाता है, OH, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे होता है, क्या हो जाता है, इस तरह का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे देख रहा है, अगर यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे वाटर सब भी लिया जाता है, क्या चीज़, वाटर। और अगर तुम वाटर नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को लोगे तो तुम्हारा ये चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या करता है, डायरेक्टली यहाँ पे H2SO4 की जगह में तुम वाटर का भी तुम यहाँ पे यूज कर सकता है। ठीक है, वाटर करोगे तब भी तुम्हारा यही चीज़ बनेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, इसके साथ ही जब कंबाइन करता है तो तुम्हारा क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड टूटता है, एक तरफ हाइड्रोजन चल जाता है, एक तरफ हम लोग को OH चल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, तो ये चीज़ बनने के बाद जब ये जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है, टॉटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोग को, टॉटोमेरिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है और यहाँ पे क्या होता है, तो टॉटोमेरिज्म में तुम पढ़ चुका है कि यहाँ पे क्या होता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या चल जाता है ऑक्सीजन के पास। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में हम लोग को क्या होता है, तो स्टेबल माना जाता है डबल बॉन्ड को। इसी वजह से यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ना रह करके किसके बीच में बनना चाहता है, वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। इसी चलते ये डबल बॉन्ड बन जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकलता है वो यहाँ के यहाँ जुड़ जाता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो जाता है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो तुम्हें ये चीज़ तुमको याद रखना पड़ेगा कि आखिर ये रिएक्शंस होता कैसे है। समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत को यहाँ पे H2SO4 को ना दिखा करके सिर्फ यहाँ पे क्या दिखाता है, तो H प्लस दिखा देता है, Hg2 प्लस यहाँ पे दिखा करके काम निकाल लेता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस ऐसा रह गया। तो ये चीज़ लिखोगे तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। अगर इसको और भी दूसरा तरीके से बनाना चाहो तो वैसे भी बना सकता था, तो वैसे हम लोग नहीं बताते, डायरेक्टली ऐसा ही तुम याद कर लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोसेस होता है। तो इसमें स्टार मार्क लगा देना, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन पूछ दिया तुमको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमको ये ऐसा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके जानना ही पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन तुम छोड़ना नहीं। इसमें जितने भी थोड़ा अलग टाइप का जो क्वेश्चंस आता है, जो हम नहीं बताए हैं पहले से, और अगर उसको फिर से बता रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा स्टार मार्क जरूर लगा देना, क्योंकि ये हट के थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सारा चीज़ तुमको अलग से तुमको देख करके जाना ही पड़ेगा। अगर मान के चलो फिर से रिपीट हो जाता है इस तरह का क्वेश्चन, तो उसमें तुम क्या होगा, परेशानी में फंस जाओगे। इसी वजह से इसको लिख लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मार लेना। हम चलो इसको मिटाते हैं। अब हम लोग चलते हैं सी नंबर। सी नंबर का कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सो देखो, एनिलीन से जाना है किसमें, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में। तो ये तो तुम बहुत बार पढ़ा है। एनिलीन कैसा होता है भाई, ये तो हेलोरिन से ही तुम पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। मान के चलो यहाँ पे क्या है NH2, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेलिन। और इससे तुमको बदलना है किस में, तो तुमको डायजोनियम क्लोराइड में यहाँ पे बदलना है। अब ये कैसा होता है भाई इसका स्ट्रक्चर, तो तुम बोलता था यहाँ पे क्या होता है N2 और यहाँ पे Cl, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ जाना है। और यही तुम्हारा क्या है, BDC है, क्या है BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए तुम जानता था प्रोसेस क्या करते थे, तो तुम यहाँ पे करता था HNO2 के साथ यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शंस करता है। और ये जो बनता है वो किससे बनता है, तो तुम जानता है कि NaNO2 और किसके साथ बनता है, तो HCl से मिल करके बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसके साथ जब हम लोग यूज करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को क्या होता है, तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हम लोग को हो जाता है। तो ये था तुम्हारा 3 को कन्वर्जन, जो कि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको तुम याद कर लेना। और कैसे इसको बनाते हैं ये फॉर्मेशन, तो तुम हालांकि पहले भी रिएक्शंस पढ़ चुका है, सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर बी जो था वही क्वेश्चन हम लोग पहले नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो उसको थोड़ा स्पेशल तरीके से थोड़ा सा याद कर लेना और समझ लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम लोग को पूछा हुआ है 5 नंबर में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी हमारा क्या है 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। तो इसमें क्या है, प्रिडिक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे हम लोग को प्रोडक्ट का यहाँ पे बताना है कि आखिर प्रोडक्ट हम लोग को क्या बनेगा। यहाँ पे देखो ये जो हम लोग पढ़े थे क्लोरोफॉर्म वाला, इसको हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। क्या होता था यहाँ पे कि अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कराते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हम लोग को क्या होता था, फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन होता था। जैसे कि यहाँ पे क्या होता था, कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर क्या हो जाता है Cl, और इधर भी क्या हो जाता है Cl बन जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्जिन गैस बोलते हैं। और ये भी हम लोग को कैसा बनता है, 2 बार बनता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को क्या बन जाता है, तो HCl बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, HCl हम लोग को बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को बनाता है यहाँ पे क्या चीज़, प्रोडक्ट। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तुम्हारा यहाँ पे देख रहा है 2 पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे एल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहा है प्रोपेन 2 ओल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग H3PO4 के साथ अगर रिएक्शंस करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, हम लोग को यहाँ पे इथिन मतलब अल्किन का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH। अब देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, तो कहीं एक तरफ हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे। चलो इसको CH3 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, और इधर क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2। तो ये चीज़ का हम लोग यहाँ पे क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हम लोग को है, इसमें क्या है, 2 पे हम लोग को क्या चाहिए यहाँ पे अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2 पे हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहाँ पे हम लोग देखो इसको जब रिएक्शंस करते हैं हम लोग NaCN के साथ और HCl के साथ, तब हम लोग को होता क्या है, सो देखो यहाँ पे Na+ होता है, Cn- होता है। तो ये क्या करता है, जाके बेंजल्डिहाइड वाला में यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शंस करता है, मतलब एल्डिहाइड वाला में। और यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है और वहाँ पे OH का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब इस तरह से, जैसे CHO है, इसका मतलब क्या समझा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे H होगा। अब जैसे ही Cn आता है यहाँ पे अटैक करता है कौन, Cn, तो ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। और जैसे ही टूटता है तो यहाँ पे O पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से HCl से H आ जाता है। तो इसी चलते यहाँ पे क्या बॉन्ड बना देता है, OH का। तो ये डायरेक्टली हम लोग को क्या बनेगा, तो इस तरह से बनेगा, समझना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ पे H था, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, CN लग जाएगा, ठीक है। और नीचे तो तुम्हारा क्या था, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड था, तो वही हम लोग को रह जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। चलो इसको लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 34, और जैसा कि जानता है कि तुम्हें बिना नेमिंग रिएक्शंस पूरा याद किए तुमसे क्वेश्चंस बन ही नहीं पाएगा। जो समझ रहा, 5 नंबर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय लगे, जितने भी नेमिंग रिएक्शन से ज़्यादा तो होंगे नहीं, अगर पूरा कंक्लूड करके देखोगे तो तुम्हें कितना लगभग 14 से 15 को नेमिंग रिएक्शंस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो उतना ऑटोमेटिक तुम्हें याद होना चाहिए। अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा तो तुम 5 नंबर हमेशा के लिए खो दोगे, जो कि बहुत आसान होता है, तुम देख रहा है। और हर एक साल पूछता है नेमिंग रिएक्शंस में, ठीक है। और आना तय है। कन्वर्जन रहता है तो उसमें बनाने में थोड़ा तकलीफ हो सकता है। अगर यहाँ पे रिएक्शंस रहता है तो रिएक्शंस में थोड़ा तकलीफ हो सकता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, और अगर कन्वर्जन रहेगा तो कैसे हम लोग प्रोडक्ट तक पहुँच जाएंगे, तो उसमें एरर होने की चांसेस हो भी सकती है।
लेकिन तुम्हारा नेमिंग रिएक्शंस तो भैया डायरेक्टली तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है, इसको याद किया हुआ रहेगा तो डिट्टो वहाँ पे छाप के आओगे और डिट्टो तुम्हारा क्या रहेगा, जितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा फुल में फुल मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको छोड़ के चल जाओगे तो तुम्हारा कहीं भी कल्याण नहीं हो पाएगा। 5 नंबर बहुत मायने रखता है, 1% हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो इसी वजह से तुम कोशिश करो कि जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है, ज़्यादा नहीं यार, अभी भी बहुत समय है, डेली अगर एक नेमिंग रिएक्शंस भी याद करते हो तो बहुत हद तक तुम्हें याद हो जाएगा। बहुत ही आराम क्वेश्चंस है, वो सारा कुछ तुम कवर कर सकते हो। तो बिना नेमिंग रिएक्शंस को याद किए तुम वहाँ पे एग्ज़ाम लिख ही नहीं पाओगे ढंग के, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखता है 5 नंबर कैसे बोल रहे हो। 5 नंबर यहाँ पे हुआ है, 5 नंबर बराबर हम लोग को एक चैप्टर्स हो जाता है। एक चैप्टर्स देखता है फिजिकल में कोई पढ़ता है तो 5 नंबर का रहता है, जैसे उतना बड़ा चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है 5 नंबर लाने के लिए। और यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं, सिर्फ 14 से 15 को नेमिंग रिएक्शंस तो याद करना है, और उसी से तुम्हें 5 नंबर मिल जा रहा है तो फिर हम लोग इससे भागते क्यों है, ठीक है। तो इसी चलते जिसको भी अगर याद नहीं है तो याद कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना तय रहता है, फिक्स रहता है इसका, ठीक है। और जितने नेमिंग रिएक्शन है बस वही चीज़ घूम फिर के आते रहता है, ठीक है। कभी वो चीज़ पूछा था, अगला बार वो चीज़ पूछेगा, तो वो बदल बदल के आते रहता है। तो 14 से 15 को तुम्हारा नेमिंग रिएक्शन है उसको याद कर लेगा, तुम्हारा पूरा कहानी साफ हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पूरी जो 5 नंबर का रहता है 5 में 5 नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं कि जो 2018 में पूछा गया था नेमिंग रिएक्शंस, वो कौन कौन सा पूछा गया था। एक पूछा था कार्बालैमिन रिएक्शंस, और दूसरा पूछा था होपमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस, और तीसरा पूछा था गाटरमैन रिएक्शंस। सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कि कार्बालैमिन रिएक्शंस होता क्या है, ये हम लोग अमीन्स चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। क्या करते थे इसमें, तो प्राइमरी अमीन लेते हैं, और ये ओनली फॉर किस में होता है, हम लोग प्राइमरी अमीन्स के लिए ये अप्लाई होता था, ये भी बताए थे। तो प्राइमरी अमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH इट फॉर्म्स आइसोसाइनाइड और कार्बाल अमीन। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाल अमीन रिएक्शंस। क्या होता था, हम लोग प्राइमरी अमीन लेते थे, उसको रिएक्शंस कराते थे क्लोरोफॉर्म, और क्या करते थे तो अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग क्या करते थे, रिएक्शंस कराते थे। तो रिएक्शंस करने के बाद जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बन जाता था, आइसोसाइनाइड, जिसको क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन बोलते हैं। और उसी को कार्बाइल अमीन जो यहाँ पे बन रहा है, इसी प्रोसेस को, इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। बताओ क्या 2 लाइन तुमसे याद नहीं होगा भाई। अगर तुम एक रिएक्शंस को याद कर लोगे तो ये फॉर्मेट तुम खुद ब खुद लिख लोगे। तो तुम इसको किसी तरह से तुम याद कर ही लो। अगर तुम्हें अभी तक याद नहीं है, इसका मतलब एक ही चीज़ है कि तुम बार बार इसको रिपीट नहीं कर रहे हो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो। और भाई अगर अभी तुम रिवीजन नहीं करोगे तो कब करोगे, एग्जाम होने के बाद। अरे भैया अब जितना हम लोग को पूरा पढ़ना था, नॉलेज लेना था, वो सारा कुछ हम लोग ले चुके हैं। अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे, मान के चलो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, तो मतलब जो भी टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो आज ही हम लोग को कंप्लीट कर देना है। ऐसा तैयारी करो कि तुम्हारा कल ही एग्जाम होने वाला है। उस बेसिस को अगर ले करके चलोगे तो तुम्हारा एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं जाएगा। और तुम्हारा जो कम्प्लीटली जो सिलेबस है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे अदर सब्जेक्ट का हो, वो सारा का सारा टाइम पे तुम लोग कवर कर सकता है और अच्छा से प्रिपरेशन कर सकता है। सिर्फ तुम लोग वीडियोस देखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे तो इतना में ही तुम्हारा काम नहीं होने वाला है, जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे। तो अभी भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है जनवरी का, अभी पूरा जनवरी बाकी है, अभी पूरा फरवरी बाकी है, उसके बाद मार्च में तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी से अगर तुम पेशेंस के साथ बैठना शुरू करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा एक दिन अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन मेहनत तो करना स्टार्ट करो। ये सारा चीज़ अगर तुम्हें याद नहीं है तो भाई तुम क्या याद कर रहे हो अभी तक, बताओ जरा। अभी तक तुम क्या पढ़ रहे हो और कब पढ़ोगे बताओ। अब जो तुम 6 महीना 8 महीना लगा दिए 12th क्लास में, उसमें भी नहीं पढ़ा, तो कम से कम जो 2 महीना बता देते रहे, जो इधर 8 से 9 महीना जो नहीं पढ़ता है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इसमें, जो यहाँ पे जनवरी और यहाँ पे तुम्हारा फरवरी, इस 2 महीना में जो मेहनत करता है वो बहुत आगे निकल जाता है। और जो इसी में लापरवाही, अगर मान के चलो इधर तुम बहुत फोकस करके पढ़ा था 8 से 9 महीना दिसंबर तक, और इधर अगर जनवरी फरवरी तुम खाली लापरवाही बरत दोगे, चाहे तुम कितना भी डीपली इधर पढ़ा हुआ रहे, और इधर अगर तुम मेहनत नहीं करता है 2 महीना, तो इसका मतलब तुम्हारा तैयारी पूरा कचड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर तुम इधर अभी तक उतना बेटर से नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अभी अगर यही 2 महीना में अगर तुम दिन रात लगा दोगे और अच्छा से मेहनत करोगे पूरा मन से, तो मजाक नहीं बोल रहे, इधर जो 8-9 महीना में जो तुम्हारा तैयारी किया है, तुम 2 ही महीना उससे भी आगे निकल सकते हो।
तो जो रिजल्ट जो अभी डिसाइड करेगा, चाहे टॉपर जो डिसाइड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ यही 2 महीना यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने ज़िंदगी में क्या चाहते हो। तुम उसी तरह से जैसे और लोग दुनिया जी रहे हैं उसी तरह से तुम भी जीना चाहते हो, तुम भी 50-60 नंबर में खुश होना चाहते हो, तो बस जैसे तुम कर रहे हो वैसे करते रहो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कुछ अच्छा करने के लिए आगे ज़िंदगी में, कुछ अलग करना चाहते हो, पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हो, तो भैया तुमको मेहनत तो करना पड़ेगा। और अगर अभी तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या कर रहे हो। सो तो जो किया, देखो इसीलिए ना तुम लोग को बोले फर्स्ट वीडियो में कि तुम लोग जो 2022 में जो गलती कर दिया है, कोशिश करो, तुम्हें देखो तुमसे ज़्यादा कोई तुमको नहीं जानेगा, ठीक है। तुम अपने गलतियां को खुद ब खुद जानते हो कि तुम्हें क्या है, क्या तुम्हें सुधारना है, कहाँ तुम्हारा टाइम इन्वेस्ट जा रहा है, कहाँ वेस्ट में जा रहा है, कहाँ तुमको लगाना चाहिए टाइम को, जिससे तुम अपना जो क्वालिटी है उसको बढ़ा सकता है। ये सारा कुछ तुम्हें पता है। अब पता है तो तुम उसको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। तो इसी चलते बोले कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जैसे ही 2023 आया होगा, हालांकि इन लोग तो मस्ती में सारा कुछ बिता देता है, पिकनिक वगैरह जा रहा, सारा कुछ घूमने फिरने में व्यतीत कर देता है। लेकिन नहीं, ये जो पड़ाव रहता है कि इस पड़ाव से इस पड़ाव में आता है, तो उस समय तुम्हें अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सोचना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें खुद को एनालाइज करना होता है कि तुम 1 साल समय मिला, 1 साल में तुम क्या क्या किए। अगर तुम चाहा था, जैसे कि देखो जब 2022 में आया था, जैसे कि तुम 12th क्लास में आया था, तो बहुत सारा कुछ लेकर के आया था, बहुत कुछ सोचा था कि हम ये करेंगे, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। 11th में गलती हो गया सो हो गया, उसमें गलत किसी तरह से हम लोग को गंदा अगर हम लोग को रिजल्ट भी आया तो कोई दिक्कत नहीं, अगला बार हम लोग 12th में क्या करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट लाएंगे, इतना मार्क्स लाएंगे। कहाँ गया तुम्हारा वो डेडिकेशन, कहाँ चल गया तुम्हारा वो प्लान। तो इसी चलते बोलते हैं कि जब हर एक बार तुम यही चीज़ बार बार सोच रहे हो, अभी जैसे तुम्हारे पास लग रहा है कि अभी तुम्हारे पास 2 महीना का समय है, अरे चलो ना, बहुत समय है, पढ़ेंगे ना। लेकिन यही 2 महीना कैसे कन्वर्ट हो जाएगा मात्र 1 सप्ताह में, वो पता भी नहीं चलेगा तुमको। एग्ज़ाम भी कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और वही हालात जो तुम्हारा पहले 2022 में आया था, उसमें तुम पूरा एकदम सोच के आया था कि नहीं हम पूरा फाड़ देंगे, पूरा एकदम पूरा मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे। लेकिन देखा दिसंबर में तुम्हें समझ में आ गया कि तुम कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, क्या तुम्हें मतलब करना था, तुम क्या करके बैठा। तो अभी भी अगर तुम्हें पास समय है जनवरी और फरवरी का, तो इसमें वेस्ट मत करो। ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी लाइफ का। अगर अभी सही रिजल्ट नहीं कर पाओगे तो कब करोगे, बाद में भविष्य में जब फिर से दोबारा जब रिजल्ट्स को देखोगे, या तो फिर इसी वजह से कहीं अगर कॉलेज में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि अब जान रहा है कि जैक बोर्ड में हर एक स्टूडेंट अब 90 क्रॉस करने लगा, मिनिमम तो 80 क्रॉस, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बहुत स्टूडेंट वहाँ पे क्या करता है, क्रॉस कर ही जाता है। अब तुम रह जाओगे 60% में, फिर जाओगे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ में, अगर तुम नामांकन करवाना चाहोगे अच्छा यूनिवर्सिटी में, फिर तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं, उसमें तुम्हें बहुत गिल्टी फील होगा। अगर किसी तरह का कोई फॉर्म भरने जाएगा जॉब वगैरह का, वहाँ पर भी अगर मान के चलो क्राइटेरिया तुम्हारा मांग दिया 80+ तब तुम क्या करोगे। तो अगर ज़िंदगी में कुछ करना है भैया, तो अभी से तुम सीरियस हो जाओ। अभी भी तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी से भी तुम्हें वो जितनी भी गलतियां था उसे सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि अभी जितना समय है उतना पढ़ते जाओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट देखते हैं सिर्फ सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे तुम क्या करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, मुझे बताओ ना। जब तक तुम्हें चैप्टर्स का नॉलेज नहीं रहेगा, जब तक तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कंसेप्ट क्या है कि नहीं है, मान के चलो तुम्हें 10 गो क्वेश्चन दे देंगे, क्या 10 क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे? 1-2 क्वेश्चन भिड़ेगा तो तुम क्या बोलोगे? पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि जितना वर्मा शर्मा रहता है उसी के बगैर पूरा डिपेंड रहेगा कि नहीं जितना क्वेश्चन उसको रट लेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं होता है दोस्त, वैसे तुमको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। क्या मैथ में तुम्हारा पॉसिबल है कि 20 को क्वेश्चन दे देंगे 20 आ जाएगा? से पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें पूरे नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसको कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तुम क्या नहीं लगता है तुमको, अगर मान के चलो कोई भी एक चैप्टर अगर पढ़ लिया, जैसे मान के चलो हेलो एल्किन हेलो अरीन ही पढ़ लिया, चाहे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, अगर चैप्टर्स को अच्छा से तुम पढ़ लोगे एक बार मन लगा करके, जितना भी उधर तुम्हारा न्यूमेरिकल बनता है, जितना उधर थ्योरी है, सारा कुछ अगर एक बार सीख जाते हो, तो क्या लगता है तुमको फिर से तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगा? अरे नहीं, तुमको ज़रूरत पड़ेगा। चाहे किसी तरह का भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम उसको चुटकी में हल कर सकते हो। लेकिन वही अगर तुम्हारे पास अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे, देखो क्या होता है स्टूडेंट के साथ, यही गलती होता है हर एक बार।
अक्सर लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे अगर हम भागते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे भागने से बेहतर है कि तुम देखो, मान के चलो तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रति जाओगे, ठीक है, और तुम टारगेट भी रखोगे, नहीं हम 70 में 70 भी उठा ले, ऐसा तुम टारगेट लेकर के चलोगे। अब इसके प्रति क्या रहेगा, तुम एकदम रटले चलोगे, कितना मान के चलो कहीं से कोई भी कोचिंग का अगर तुम्हारा टेस्ट सीरीज निकला, चाहे कुछ भी कहीं निकला, तो तुम क्या करोगे, 5 से 7 या कम से कम 7 या 5 को तो तुम लोग क्या करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ कर लेगा। अब मान के चलो इतना 7 × 5 = 35 या फिर 7 को अगर तुम्हारा रहेगा क्या चीज़, क्वेश्चन बैंक रहेगा, मान के चलो तुम्हारे पास क्या है 7 गो टेस्ट पेपर है और सभी को तुम क्या कर रहा है, रट रहा है, और ये भी उसमें गारंटी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। और जो तुम यहाँ पे तुमको कंसेप्ट भी पता नहीं है, तुम इसको रटे जा रहे हो और ये भी तुम्हें रटा नहीं रहा है, और प्लस में तुम इसमें वेस्ट भी कर रहे हो समय। और फिर पता चलेगा क्या चीज़ कि मान के चलो इतना में से मान के चलो तुम्हारा 70 नंबर में, मान के चलो इसमें अगर रट भी लिया किसी तरह से, और मान के चलो तुम्हारा आ गया 40 नंबर, अरे बाबा तुम जो 40 नंबर के पीछे जो इतना दिन से मेहनत कर रहा है 2 महीना में, तो जो 40 नंबर के लिए ही जब तुम इतना हार्डवर्क कर रहा है, रट रहा है, उससे बेहतर अगर तुम अभी पूरे चैप्टर वाइज अगर तुम कंसेप्ट को सीखना चाहेगा तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को सीखो, क्वेश्चन बैंक देखो किस आधार से क्वेश्चन पूछता है, उसको सॉल्व कर लो। कंसेप्ट अगर तुमको मजबूत है और क्वेश्चन बैंक को अगर तुम सॉल्यूशन कर ले रहा है, फिर उसी तरह से मॉडल पेपर आएगा उसको अगर तुम सॉल्यूशन कर ले, कहानी खत्म। इतना ही तो करना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे जाओगे तो बस यही सब में जाके लुढ़क जाओगे। और अगर ये इधर जाओगे, मान के चलो तुम्हारे पास अगर अभी से 2 महीना समय है, अगर मान के चलो एकदम तुम वीक स्टूडेंट हो, तुम कभी नहीं पढ़ा है अभी तक, अगर अभी से भी तुम पढ़ना स्टार्ट करेगा तो तुम्हें क्या होगा, मान के चलो अभी 2 महीना में कम से कम मान के चलो तुम 6 ही चैप्टर्स को पढ़ पाए। कितना पढ़ पाया, 6 चैप्टर्स। अभी तुम इसमें कोशिश करो ना, जैसे कि हम बताएं कि कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट भी रहेगा, देखो कौन कौन चैप्टर तुम समझ सकता है, अपने से खुद से समझ सकता है। सबसे पहले जो फर्स्ट चैप्टर्स है सॉलिड स्टेट, उसमें भी तुम अच्छा खासा नंबर, 5 नंबर का तुम्हारा सिलेबस है, उसमें अच्छा खासा नंबर तुम भी ला सकता है। 4 नंबर फिक्स है, 4 नंबर तुम उठा ही लेगा, 4 से 5 फुल में फुल भी उठा सकता है, बहुत आसान उसमें है, पढ़ाएंगे। देखो तो फर्स्ट चैप्टर्स भी समझना आसान है, सेकंड चैप्टर में तुम्हारा जो सॉल्यूशन है ये भी बहुत आसान है, इससे भी बहुत आसान सवाल आता है। हालांकि बहुत सारे जैसे कमजोर बच्चे होंगे तो उन्हें थोड़ा सा न्यूमेरिकल समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेरा अगर वीडियो देखोगे तो तुम्हें वो भी आसान लगने लगा, टेंशन नहीं लो। फिर जो चलोगे उधर सरफेस केमिस्ट्री में भी कुछ वैसा पूछता ही नहीं है, उसमें भी आसानी से कर लोगे। फिर तुम्हारा जैसे जाओगे इसमें केमिकल काइनेटिक्स, मेरा लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, उसमें जाकर देखो एक न्यूमेरिकल तुमको खुद बनाने सीख जाएगा कि अच्छा इसमें कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो उसमें 5 नंबर तो ऐसे निकल जाता है। मान के चलो सॉलिड स्टेट से 5 नंबर है, सॉल्यूशन से 5 नंबर है, केमिकल काइनेटिक्स से 5 नंबर है, सरफेस केमिस्ट्री से 4 नंबर है। अरे देख रहा है इधर 5, 10, 15 इसी तरह से तो पूरा कवर होते चल जाएगा। फिर तुम्हारा बच जाएगा एक वो क्या बढ़ेगा तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा मानते हैं कि थोड़ा सा वो थोड़ा स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है न्यूमेरिकल वगैरह, लेकिन फिर भी अगर तुम अच्छा से थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे तो तुम वो भी कवर कर लोगे। उसी तरह से अगर तुम इधर हेलो एल्किन हेलो एरिन ये सब कवर कर लेता है, तुम्हारा इधर ही से तो अच्छा खासा नंबर हो जाएगा जी। तुम देखोगे हेलो एल्किन हेलो एरिन 4 नंबर कंप्लीट, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर 4 नंबर कंप्लीट, फिर आओगे इधर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये कितना 6 नंबर का है, 6 नंबर इधर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अमीन्स चैप्टर में आएगा 4 नंबर, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहा है 22 नंबर तो इधर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हें क्या होगा आसानी से। फिर उधर देखे अगर कुल मिला के हम तुम लोग को बस इतना ही बोलते हैं कि अभी ये मत सोचो कि तुम्हारा कितना नंबर आएगा, बस इतना भी मकसद लेकर के चलो कि हमें हर एक चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और अगर कोई भी चैप्टर्स को हम लोग उठा रहे हैं मतलब उससे जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है वो हमसे बन जाना चाहिए, बस मकसद यही रहना है, ठीक है। जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग को बता ही देंगे, जैसे हम क्वेश्चन बैंक उठाएंगे अभी, जैसे अभी वहाँ ऑर्गेनिक कंप्लीट किए तो ऑर्गेनिक का पढ़ा रहे हैं, अभी पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करा रहे हैं, ताकि तुम्हें पता चल सके कि जितना तुम पढ़ा है क्या उसके बेसिस से तुम पूरा कवर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तुमसे क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो अभी देख रहा है कि बहुत आसान आसान क्वेश्चंस पूछता है, और जो हम लोग पढ़े हैं बस वही डिटो हम लोग को क्वेश्चन पूछता है। अगर फिजिकल में जाएंगे देखना, फिजिकल का जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तुम्हें खुद ब खुद हंसी लगने लगेगा, अरे इतना आसान हम लोग को क्वेश्चन पूछता है, इतना आसान क्वेश्चन पूछता है, और बहुत आनंद लगेगा पूरा बनाने में। तो इसी चलते तुम लोग चैप्टर्स को समझने में भी कोशिश करो ना।
तो चैप्टर समझ जाओगे तो तुम्हारा पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन होगा, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे तुम्हारा मॉडल पेपर हो, चाहे कोई भी अदर इंस्टीट्यूट का अगर कोई क्वेश्चन पेपर है, सारा कुछ तुमसे बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में जाओगे तो तुम्हें एक सेट समझ में आएगा, दूसरा सेट वाला फिर क्वेश्चन तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम कंसेप्ट को सीखा ही नहीं, तुम रटने की प्रयास कर रहा है। तो रटा हुआ चीज़ ज़्यादा काम नहीं करता है, तो उसको समझने की कोशिश करो। समझेगा कैसे? तुम कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट कैसे समझेगा? चैप्टर्स को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। अब उतना तो समय नहीं है कि जो डीपली पढ़े, तो इसी वजह से तुम लोग को क्रैश कोर्स चला रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा है तो वो मेरे क्रैश कोर्स से अच्छा तरीके से पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद अच्छा से अच्छा मार्क्स यहाँ पे उठा सकता है। मानते ही तुम 70 नहीं उठा सकता, अरे 50 क्रॉस कर जाओगे ना तो 50 इधर, 30 नंबर तुम्हारा प्रैक्टिकल होत गया, 80 नंबर, तो अच्छा खासा नंबर उठा सकते हो केमिस्ट्री में, अगर अच्छा गाइडलाइन से तुम लोग चलोगे तो। और हम वही कर रहे हैं, तुम लोग को गाइडेंस जब यहाँ पे कर रहे हैं कि चलो इस तरह से पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे तुम्हारा ज़्यादा नंबर आएगा। जितना तुम लोग को मेहनत करवा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्री में, उतना हम यहाँ पे पैसे लेकर के इतना कराया करते थे ऑफलाइन बैचेस में। तो सोचो जब तुम लोग को फ्री में कंटेंट मिल रहा है तो तुम लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए बोलते देखो अभी भी समय, शुरुआती इसी चलते भी बता रहे हैं कि अभी भी समय है, थोड़ा सा सुधर जाओ। अगर जो भी गलती कर रहा है थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट कर दो दोस्त, क्योंकि तुम्हारे कैरियर का सवाल है। मस्ती तो होती रहेगी बाद में भी, लेकिन थोड़ा सा भी पढ़ लिया करो, ठीक है। और ज़्यादा क्या बोले, बीच बीच में बोलते रहेंगे। मुझे लगा थोड़ा बोलना चाहिए, क्योंकि कमेंट जब कुछ स्टूडेंट का देखते हैं तो मुझे बहुत हंसी भी लगता है और उन लोग पे गुस्सा भी आता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो यार, अपनी ज़िंदगी से तुम लोग खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। तो ऐसा मत करो, अभी भी समय है, अभी भी मौका है। बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा कि हमारे पास उतना समय होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाए। तो इसी चलते कोशिश करो, जब अभी समय है तो उसको यूटिलाइज करो सही डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस होता क्या था, तुम्हें समझ में आ गया क्या होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस होता है कि हम लोग वहाँ पे प्राइमरी अमीन को जब रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, तो हम लोग वहाँ पे देखते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ और अल्कोहलिक KOH के साथ हम लोग जब रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोग को जो मिलता है प्रोडक्ट वो क्या बनता है, हम लोग को आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन बोलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी प्रोसेस को या इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस बोलते हैं। तो बस इसका रिएक्शंस लिख दो, क्या होगा इसका रिएक्शंस। जैसे मान के चलो कोई भी हम लोग ले लेते हैं RCH2 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं NH2 ले लेते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को प्राइमरी अमीन हो गया। ये कैसा हम लोग का है, प्राइमरी अमीन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस करा रहे हैं किसके साथ, तो हम लोग देख दिया क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। और किसके साथ, और अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, KOH जो ले रहे हैं वो कैसा हम लोग को है, तो अल्कोहलिक है। और इसको जैसे हम लोग हीट करते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, तो हम लोग को बन जाता है यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से R था तो R हो जाएगा, CH2 था तो CH2 हो जाएगा। यहाँ पे जो N है, यहाँ पे क्या है, N है। अब ये N किस में बदल जाएगा, तो N यहाँ पे क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हम लोग को, NC हो जाएगा। तो ये जो हम लोग को प्रोडक्ट बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आइसोसाइनाइड। मतलब कि यह जो हम लोग को बनता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। ओहो, क्या बोलते हैं इसको, आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यही जो रिएक्शंस होता है इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस बोलते हैं। इसका साइड प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ दो। साइड प्रोडक्ट में तुम्हारा KCl हो जाएगा और H2O हो जाएगा। यहाँ से Cl और वहाँ से K क्या बन जाएगा, KCl, और वहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख ही दो, क्या बन जाएगा, KCl, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइड प्रोडक्ट बनता है, हालांकि हम लोग को इसी समझाना था। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। कुछ नहीं था, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस क्या होता है कि प्राइमरी अमीन को रिएक्शंस करा देता है क्लोरोफॉर्म और किसके साथ, तो अल्कोहलिक KOH के साथ। तो हम लोग को बन जाता है क्या चीज, आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन। और ये जो रिएक्शंस होता है इसी रिएक्शंस को या इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमीन रिएक्शंस बोलते हैं। चलो इसको नोट करो। अब बात करते हैं किसका, होफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शंस। अब देखो तुम्हारा B नंबर में क्या था, तुम्हारा होफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शंस। ये क्या होता है, सो देखो
तो अमाइड ऑन रिएक्शंस विथ Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH, और कैसे लेना है, डाइल्यूट, गिव्स अमीन। दिस रिएक्शंस इज कॉल्ड होफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शंस। क्या होता है सो देखो, हम लोग जब अमाइड को रिएक्शंस कराते हैं किसके साथ, Br2 के साथ, वो भी कैसा हम लोग यहाँ पे लेते हैं, तो एक्वस मीडियम में लेते हैं किसको, NaOH, या तो फिर इसके जगह हम लोग KOH। एक्वस कहने का मतलब डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट हम लोग लेते हैं NaOH या फिर KOH डाइल्यूट लेते हैं। तो उस समय जब इन लोग को रिएक्शंस कराते हैं अमाइड को, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, तो एक कार्बन का जो अमाइड रहता है ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो RC, तो यहाँ पे C था, लेकिन यहाँ पे देख रहा है एगो C खत्म हो गया, समझ में आ गया, मतलब क्या होता है, एगो कार्बन कम बचता है, और उस समय तुम्हारा क्या हो जाता है, अमीन बन जाता है। और इसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। जैसे कि अभी एग्जांपल लेकर के बताते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन का ले लेते हैं, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से NH2, ये चीज़ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको रिएक्शंस करते हैं अगर Br2 के साथ, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग NaOH को, और यहाँ पे अगर हीट थोड़ा सा दे देते हैं, तो हम लोग को क्या होगा, सब देखो, था 2 कार्बन का, लेकिन अमीन जो बनेगा वो 1 कार्बन का बनेगा, मतलब यहाँ पे बच जाएगा CH3 और यहाँ पे बनेगा NH2, और बाकी जो इन लोग का साइड प्रोडक्ट बन रहा है उसी तरह से बनेगा, कितना बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा हम लोग को NaBr, और प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2CO3, और प्लस में बन जाएगा कितना, 2 मोल H2O बन जाएगा। तो ये चीज़ बनेगा। तो हम लोग को कुल मिला के सिर्फ इतना देखना है कि जब हम लोग अमाइड लेते हैं तो हम लोग को बनता क्या चीज़ है, अमीन बनता है। और कौन सा अमीन बनता है, तो सेम कार्बन का नहीं बनता है अमीन, एक कार्बन रिड्यूस होकर के हम लोग को क्या बनता है, अमीन बनता है। तो यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस तुमको याद करना पड़ेगा, और तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये रिएक्शंस किसका है, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस का। तो ये कैसे याद होगा भैया, प्रैक्टिस से तुम प्रैक्टिस करो, 3 बार लिखो, 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, जब तक याद नहीं होता है तब तक लिखो, लेकिन तुमको ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा तुम्हारा 5 नंबर पूरा खत्म हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसी चलते हर एक नेमिंग रिएक्शंस को तुम याद ही कर लो, ठीक है, उसको 1 पेज या 2 पेज में लिख लो सारा कुछ, ठीक है। और जितने भी उसको शॉर्टकट तरीका से भी लिख सकता है। तुमको लग रहा है कि नहीं लैंग्वेज लिख लेंगे, तो रिएक्शंस लिखो, इसका टॉपिक का नाम खाली लिखो कि किसका कौन सा रिएक्शंस है, लिखो और याद करो, लिखो याद करो, प्रैक्टिस करते रहो। तो अभी भी तुम्हारे पास 2 मंथ है, 2 मंथ में तो याद हो ही जाएगा, चाहेगा तो तुम 2 दिन में याद कर सकता है सारा रिएक्शंस को, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं किसका, गाटरमैन रिएक्शंस का, कि क्या होता था गाटरमैन रिएक्शंस। अब देखो ये जो रिएक्शंस है तुम्हारा गाटरमैन रिएक्शंस, ये हम लोग का है हेलो अरिन का, ठीक है। अब इसमें हेलो अरिन में 2 चीज पढ़े थे हम लोग, एक पढ़े थे सैंडमेयर रिएक्शंस, एक पढ़े थे गाटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर में हम लोग सेम चीज रिएक्शन, जो इसका रिएक्शन होता है उसका भी रिएक्शन होता है गाटरमैन में भी, लेकिन शर्त क्या, थोड़ा सा रिएजेंट को यूज किया गया था। जैसे कि जो गाटरमैन है, पहले सैंडमेयर की बात करते हैं, तो सैंडमेयर में क्या था कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर रिएक्शंस करते थे HCl और किसमें, क्यूप्रस क्लोराइड में, तब हम लोग को क्या बनता था, हेलो अरिन का फॉर्मेशन होता था। लेकिन ये जो सब आए थे गाटरमैन, तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ क्यूप्रस क्लोराइड का यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज किया। किसका यूज किया, कॉपर का। और जैसे कॉपर पाउडर का सिर्फ यूज किया, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। मतलब जो सैंडमेयर थे वो यूज कर रहे थे CuCl या फिर CuBr, जैसा बोलो, ठीक है। तो क्यूप्रस क्लोराइड का यूज करते थे, या तो यहाँ पे Cu2Cl2 भी लिखा रहता है, या तो फिर यहाँ पे CuCl भी लिखा रहता है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसका यूज करके हम लोग को क्या बना रहा था, सैंडमेयर हेलो अरिन का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन ये आए कौन, गाटरमैन, तो ये बोले कि इतना लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम अगर कॉपर को भी अगर लेते हो, सिर्फ कॉपर को, तब भी तुम क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये बस दोनों चीज समझ में आ गया ना, गाटरमैन और सैंडमेयर। अगर कभी सैंडमेयर पूछेगा तो सेम ही चीज है, बस खाली यहाँ पे कॉपर के जगह में क्या हो जाता है, तुम्हारा क्यूप्रस क्लोराइड हो जाता है, Cu2Cl2 या फिर CuCl लिखोगे। तो ये क्या होता है गाटरमैन रिएक्शन, कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विथ HCl या फिर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, इट फॉर्म्स हेलो अरिन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटरमैन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल लेकर के समझाते हैं, तुमको समझ में आएगा। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होता है वो कैसा होता है भाई, तो तुम ये भी जानता है, यहाँ पे क्या होता है N2Cl, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये होता है।
इसको हम लोग रिएक्शंस करेंगे HBr या फिर HCl, कुछ भी ले सकता है, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे हम लोग लेते हैं HCl, और इसको सिर्फ क्या करेंगे हम लोग कॉपर पाउडर के साथ अगर इसको पास करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग को क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हेलो अरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अभी Cl लिए थे तो इसी चलते यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा, और बगल में तुम्हारा क्या निकल जाएगा, तो बगल में तुम्हारा N2 गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या बनता था, हम लोग को हेलो अरिन का फॉर्मेशन बनता था, और इसी को रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, गाटरमैन रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे बगल में तुम दिखा देना कि यहाँ पे क्या निकलेगा, N2 गैस निकलेगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा गाटरमैन रिएक्शंस, और फिर हॉफमैन रिएक्शंस क्या था ये भी समझ में आ गया। फिर तुम्हारा कार्बाइल अमीन रिएक्शंस क्या होता था ये भी समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि आज का जितने भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं वो सारा का सारा तुम लोग खुद ब खुद बना लिया होगा। अगर तुमसे अभी भी नहीं बना है तो थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। कोशिश करो कि जितने भी आगे का चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारा तुम लोग मेहनत खुद से करना स्टार्ट करो। आज बहुत सारा मोटिवेशनल तुम लोग को स्पीच दिए, तो तुम लोग कोशिश करो बातों को समझने के लिए। देखो दोस्त, अगर हम यहाँ पे 2 घंटा 3 घंटा, देखो एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत होता है, अगर तुम्हें पता होगा। सबसे पहले शूट करते हैं, कंटेंट यहाँ पे लिखना पड़ता है, सार कुछ समझाना पड़ता है। एक तो तुम लोग के लिए देखो कुछ ना यहाँ पे ना फी दिया जा रहा है ना और कुछ, लेकिन फिर भी है जब हम तुम लोग को फ्री में इतना मेहनत कर रहे हैं, देखो हमेशा तुम लोग को खड़ा हो करके पढ़ा रहे हैं, तो कम मेहनत की बात है। तो इस सब अगर कर रहे हैं तुम्हारे खातिर, तो तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो उसको बताना जरा। तो उम्मीद करते हैं कि आज से तुम लोग कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस जरूर लाओगे, और थोड़ा जो मेहनत कर रहा था 1-2 घंटा उसको इंक्रीज करो, कम से कम 6 से 8 घंटा, ठीक है। अगर वैसा स्टूडेंट है तो 12-13 घंटा भी पढ़ो। अगर जिसको बड़ा सोच है, जिसको लग है कि नहीं हमें 90 क्रॉस कर जाना है पूरा परसेंटेज में, तो उसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। नींद को तो तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। मैथ भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, सारा कुछ पढ़ना है, तो सभी चीज़ों के लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। सभी में 2 घंटा 3 घंटा डेली पढ़ो, तो पढ़ोगे तो तुम्हारा 12-13 घंटा पहुँच ही जाएगा। और 12-13 घंटा पहुँचेगा तो भैया जो उतना पढ़ा बस उसी का रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ोगे तो तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही आएगा जैसा तुम मेहनत किया रहेगा। तो इसी चलते अभी भी बहुत मौका है, उम्मीद करते हैं तुम लोग संभल जाएगा। मेरी बातों को अच्छा तरीका समझ पाया होगा कि क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और खुद में बदलाव लाने की ज़रूर कोशिश करोगे। तो यही उम्मीद के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि आज हम लोग को जितना भी 2018 का क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगला वीडियो आएगा वो 2017 का आएगा, 16 का आएगा, 15 का आएगा, 14 का आएगा, 13 का। उसके बाद उतना ही तक करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।